नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा, भारत आज अवसरों की धरती। अब नमस्ते भी हुआ ग्लोबल। पीएम मोदी टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से अहम विषयों पर की द्विपक्षीय वार्ता। जम्मू कश्मीर में दिग्गजों की चुनावी हुंकार। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए गिनाई भाजपा की उपलब्धियां। विपक्ष पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। फारूक अब्दुल्ला ने कही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात। तिरुपति मंदिर के लड्डू में कथित मिलावट को लेकर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने 11 दिन का उपवास रखने का किया ऐलान। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रंग ला रहा है वर्राटू अभियान। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से प्रभावित 4 और युवाओं की कराई घर वापसी। अब तक 197 इनामी सहित 872 माओवादी कर चुके हैं आत्मसमर्पण। नेशनल पीपुल्स पावर के अनुरा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। श्रीलंका के पहले वामपंथी राष्ट्राध्यक्ष होंगे दिसानायके। और भारत ने शतरंज में रचा इतिहास। शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग के साथ महिला वर्ग में भी जीता स्वर्ण पदक। शतरंज ओलंपियाड में भारत के खाते में पहली बार स्वर्ण पदक। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। और आइए सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम एरिना में बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड में नासाउ कॉलेजियम में प्रवेश करते समय भारतीय प्रवासियों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि भले ही वो 7 समंदर पार से आए हैं, लेकिन कोई समंदर ऐसा नहीं है जो दिलों में बसे हिंदुस्तान को अलग कर सके। आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका कमिटमेंट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप 7 समंदर पार भले आए गए हैं, लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता को समझना हमारे संस्कारों में है। उन्होंने कहा कि दुनिया का मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। मां भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं सबको परिवार मानकर
उनसे घुल मिल जाते हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई को अमेरिका इंडिया के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि एआई नई दुनिया की पावर है और ये रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई जून के महीने में हुए आम चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया भारत के लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। जब हम भारत की डेमोक्रेसी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है। 3 महीने का पोलिंग प्रोसेस, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों का पोलिंग स्टाफ, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, 2,500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स, अलग अलग भाषाओं के हजारों न्यूज़पेपर्स, सैकड़ों रेडियो स्टेशन, सैकड़ों टीवी न्यूज चैनल, करोड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स, लाखों सोशल मीडिया चैनल्स, ये सब भारत की डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विस्तार का दौर है। इस लेवल की स्क्रूटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है। और साथियों, इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर इस बार भारत में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब की बार पीएम मोदी ने पुष्प शब्द को भी परिभाषित किया और कहा कि पुष्प की 5 पंखुड़ियां भारत को विकसित बनाएंगी। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं
P for Progressive Bharat, U for Unstoppable Bharat, S for Spiritual Bharat, H for Humanity First को समर्पित भारत, P for Prosperous भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो स्वराज के लिए अपना जीवन नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने तय किया था कि वो सुराज के लिए जीवन समर्पित करेंगे। पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एकदम क्लियर रहा है। मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तय किया सुराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पूरे देश में घूमता रहा, भटकता रहा। जहां खाना मिला वहां खा लिया, जहां सोने को मिला वहां सो लिया। समंदर के किनारे से लेकर पहाड़ों तक, रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों तक मैं हर क्षेत्र के लोगों से मिला, उनको जाना, समझा। मैंने अपने देश के जीवन, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की चुनौतियों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी दिशा कुछ और तय की थी, लेकिन नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नेतृत्व में सरकार के स्तर पर हुए कामों का भी जिक्र किया और कहा कि भारत आज अवसरों की धरती है। उन्होंने कहा कि भारत में अब अवसरों का निर्माण होता है। भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। आप देखिए, सिर्फ 1 दशक में ही, और ये बात आप सबको गर्व देगी, 1 दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब रुकने वाला और थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि अब ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप्स से बने। भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चलें। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है।
पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सभी महत्वपूर्ण मामलों में भारत की भूमिका अहम होगी। आज का भारत दुनिया में एक नए कैटलिस्ट एजेंट की तरह उभर रहा है और इसका प्रभाव हर सेक्टर में दिखेगा। ग्लोबल ग्रोथ के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल पीस के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को स्पीड अप करने में भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल स्किल गैप को दूर करने में भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल इनोवेशंस को नई दिशा देने में भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में स्टेबिलिटी के लिए भारत का भूमिका अहम होगा। साथियों, भारत के लिए शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ है, भारत के लिए शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ है ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणाय। यानी नॉलेज इज फॉर शेयरिंग, वेल्थ इज फॉर कैरिंग, पावर इज फॉर प्रोटेक्टिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों की सहूलियत के लिए बोस्टन और लॉस एंजलिस में काउंसलेट खोलने की घोषणा की। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज दूसरा दिन है, जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद व्यस्त भी रहने वाला है। प्रधानमंत्री आज न्यूयॉर्क में टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे। वो आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके अतिरिक्त आज उनका प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने 297 कलाकृतियां भारत को सौंपी हैं। भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी से दुनिया के अलग अलग देशों में गए पुरावशेषों की स्वदेश वापसी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। डेलावेयर के विल्मिंगटन में द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन को प्रतीकात्मक रूप से कुछ चुनिंदा वस्तुएं सौंपी गई। प्रधानमंत्री ने इन कलाकृतियों की वापसी में सहयोग के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये पुरावशेष न केवल भारत की ऐतिहासिक भौतिक संस्कृति का हिस्सा थे, बल्कि भारतीय सभ्यता एवं चेतना का आंतरिक आधार भी थे। ये पुरावशेष वस्तुएं लगभग 4000 वर्ष पुरानी समयावधि अर्थात 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक की हैं और इनका उद्गम भारत के विभिन्न हिस्सों से हुआ है। इनमें से अधिकांश पुरावशेष पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां हैं, जबकि अन्य वस्तुएं पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी हैं और देश के विभिन्न भागों से संबंधित हैं। सौंपी गई कुछ उल्लेखनीय पुरावशेष वस्तुएं जो हैं, उनमें अमेरिका ने जो 297 कलाकृतियां भारत को सौंपी हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त भगवान कृष्ण की कांस्य मूर्ति है। 17 से 18वीं शताब्दी की प्रतिमा है। दक्षिण भारत से प्राप्त ग्रेनाइट से निर्मित भगवान कार्तिकेय की 13 से 14वीं शताब्दी की
मूर्ति है। मध्य भारत से प्राप्त बलुआ पत्थर की अप्सरा की मूर्ति भी है और मध्य भारत से मिली कांस्य की बनी जैन तीर्थंकर की 15 से 16वीं शताब्दी की प्रतिमा है। हाल के समय में सांस्कृतिक संपदा की वापसी भारत और अमेरिका की सांस्कृतिक समझ व आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। वर्ष 2016 से अमेरिका की सरकार ने बड़ी संख्या में तस्करी या चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी की सुविधा प्रदान की है। जून 2016 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 पुरावशेष लौटाए गए। वहीं सितंबर 2021 में उनकी यात्रा के दौरान 157 वस्तुएं और पिछले वर्ष जून में उनकी यात्रा के दौरान 105 पुरावशेष लौटाए गए। इस प्रकार साल 2016 के बाद अमेरिका से भारत को लौटाई गई सांस्कृतिक कलाकृतियों की कुल संख्या 578 हो चुकी है। ये किसी भी देश द्वारा भारत को लौटाई गई सांस्कृतिक पुरावशेष की सर्वाधिक संख्या है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत से तस्करी करके ले जाए गए 300 से अधिक पुरावशेष का देश में लौटना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत अब विकास ही नहीं, विरासत पर भी बात कर रहा है। United States, I would point to a very special feature of that bilateral meeting, which was the return of nearly 300 antiquities to India. So here we were talking not just about vikas, but also about virasat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्राचीन स्मृति चिन्ह भेंट किया। पीएम ने चांदी की बनी और हाथ से उकेरी गई नक्काशी वाले ट्रेन के मॉडल उपहार के स्वरूप दिया। ये विंटेज ट्रेन मॉडल एक दुर्लभ और असाधारण कृति है जिसे महाराष्ट्र के कारीगरों द्वारा कुशलता से तैयार किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाते हुए इस मॉडल पर दिल्ली, डेलावेयर और इंजन पर भारतीय रेलवे उकेरा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के लिए पश्मीना शॉल भेंट की। असाधारण गुणवत्ता और बेजोड़ सुंदरता वाली पश्मीना शॉल जम्मू और कश्मीर से आती है। पश्मीना शॉल पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है जो अपने धागों में यादें और भावनाएं समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और भारत अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख तत्वों पर चर्चा की। विल्मिंगटन में राष्ट्रपति बाइडेन के आवास पर आयोजित इस बैठक में पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में बाइडेन की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। मुलाकात में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी यूएस भारत व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी निर्णायक रूप से एक महत्वाकांक्षी एजेंडे को पूरा कर रही है जो वैश्विक हित के लिए है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यूएस भारत साझेदारी को लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन, मानवाधिकारों, बहुलवाद और सभी के लिए समान अवसरों को बनाए रखने में प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने विश्व मंच पर भारत के नेतृत्व, विशेष रूप से G20 और ग्लोबल साउथ में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए अपनी खुशी प्रकट की। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और उन्नत दूरसंचार सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की सफलता की सराहना की। दोनों नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए निरंतर जुड़ाव के लिए प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साइबर सुरक्षा वार्ता के माध्यम से गहन साइबर स्पेस सहयोग के लिए नए तंत्रों का भी समर्थन किया। दोनों नेताओं ने सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा में अमेरिका भारत सहयोग बढ़ाने और लघु मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के विकास के अवसर तलाशने सहित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए फिर से प्रतिबद्धता व्यक्त की।
विल्मिंगटन में राष्ट्रपति बाइडेन के आवास पर आयोजित इस बैठक में पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में बाइडेन की अहम भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया। चर्चा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की ओर से 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B ड्रोन की खरीद का स्वागत किया, जो भारत की खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। दोनों नेताओं ने भारत में अक्षय ऊर्जा, बैटरी भंडारण और उभरती हुई स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विनिर्माण और तैनाती में तेजी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंडो पैसिफिक के लिए एक वास्तविक सकारात्मक प्रभाव देने के लिए पहलों की एक श्रृंखला की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्रीय भागीदारों को नई समुद्री तकनीकें प्रदान करने से वे जलीय क्षेत्र में होने वाले गतिविधियों को जान सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में ज्यादा मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील है। प्रधानमंत्री मोदी, जब भी हम मिलते हैं, मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता से प्रभावित होता हूं। आज भी कुछ अलग नहीं था। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों वैश्विक नेताओं के ये अहम मुलाकात और बातचीत ग्लोबल मुद्दों के साथ साथ आपसी रिश्तों को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निखिल और अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर के विल्मिंगटन में हुई क्वाड बैठक में कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वाड मानवता के हित में है। सदस्य देशों ने अगले वर्ष भारत में होने वाली क्वाड बैठक को लेकर पीएम मोदी को अग्रिम शुभकामना दी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की सराहना की। दुनिया की तेजी से बदलती भू राजनीति में क्वाड एक ऐसा मंच है जो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक और क्षेत्रीय तनावों और संघर्षों के बीच क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच छठी बैठक विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष भी जताया। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मानवता के हित में है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की प्रगति पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्वाड की दिशा सही है। Today, we're announcing a series of initiatives to deliver real, positive impact for the Indo-Pacific. That includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters. Launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सुरक्षा और शांति को लेकर क्वाड की भूमिका पर जोर दिया। The security environment surrounding ourselves are becoming increasingly severe, and a free and open international order based on the rule of law is under threat.
Under this backdrop, it is ever more important for us, the Quad, who share values such as freedom and democracy, to continue to demonstrate our firm commitment to our common vision of FOIP, the free and open Indo-Pacific, to the international community. In order to realize a FOIP, it is crucial to coordinate with the regional countries and to materialize our vision by concrete actions. Partnerships like the Quad are crucial, providing us with an avenue to discuss shared responsibilities and goals and strengthening the enduring relationships necessary for lasting stability, which is why we commit today to continue to work with our Indo-Pacific neighbours, our friends and our partners. Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के साथ साथ क्वाड की प्रतिबद्धता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और स्वतंत्र नौवहन को लेकर है। डेलावेयर से अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल धारा 370 को वापस लाने की बातें करते हैं, जबकि उसे सिर्फ केंद्र सरकार ही वापस ला सकती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30 साल बाद लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 58% से अधिक मतदान हुआ है और लद्दाख में 82% से अधिक मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है। वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वहां आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपके आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में हमेशा हमारा तिरंगा लहराएगा। धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है और आगे भी हम पहाड़ियों को प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे, जिससे हर क्षेत्र में पहाड़ी आगे बढ़ सकेंगे। एनसी को जो करना है वो करे। हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे, देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और धारा 370 को वापस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं।
जो कहा ये परमानेंट है, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और अगली सरकार यहां पर बीजेपी की ही बनेगी। ये दावा किया है जम्मू कश्मीर बीजेपी की वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जम्मू में मौजूद डीडी न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों और धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर अब नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए ये खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं अंद्राबी जी, जो कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष हैं। मैम, मैं ओवरऑल जानना चाहता हूँ, सभी पार्टियों के एजेंडा सेट हैं, लेकिन सबसे एक अहम जो सवाल जो आप भी उठा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उठा रहे हैं, आखिर 70 सालों में कितना विकास हुआ और धारा 370 के बाद जितना परिवर्तन वो दिख रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? 70 सालों में 35 साल मानिए कि हमारे डार्क एरा के थे। 35 सालों में खून खराबा और लाशों के ढेर जो इन पार्टियों ने जो दावे करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर का विकास किया, उन्होंने ऐसा विकास किया कि जहाँ भी आप देखिए कि कब्रिस्तान है। 5 अगस्त 19 को ले लीजिए और उसके बाद का विकास देखिए कि जो हमने कभी देखा ही नहीं था। स्मार्ट सिटीज़, IITs, हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस, रोड्स का जाल, रेलवे पहुंचा है, हर जगह आप देख रहे हैं विकास ही विकास है। इन 10 सालों में परिवर्तन हुआ है और आज विकास के वादे जो आप कर रहे हैं उसको ओवरऑल कैसे देखिए? देखिए, जो आज गृह मंत्री जी ने कहा, सभा में कहा, तो वो 110% सही है, क्योंकि उसमें कोई दो राय है नहीं। रही बात यहाँ गुजर बकरवाल और पहाड़ियों की, तो पहाड़ियों को हमने ही स्टेटस दे दिया, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और जो हमारी गवर्नमेंट ने आज तक जो मैनिफेस्टो में भी रहा, जो कहा भी, जो मैनिफेस्टो में भी नहीं था, जो सही था, वो देश के लिए किया और जम्मू कश्मीर के लिए भी किया। पिछले दिनों संसद में एक अहम बिल पारित हुआ, वक्फ बोर्ड बिल, और उसको लेके खासी चर्चा रही और पूरे देश में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद था, और आप सूबे में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो मैं एक ज़मीनी हकीकत के बारे में जानूं कि अगर वास्तव में पूरे J&K में देखें तो वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है? यहाँ का वक्फ बोर्ड प्रोग्रेस कर रहा है। जब मैं आई थी तो वो भी प्रोग्रेस इसी टाइम पे हुआ जब से आफ्टर एब्रोगेशन 370 जिसमें हम नया बोर्ड जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड बना। अब प्रोग्रेस की तरफ हम जा रहे हैं, जब हमारा सूफीज़म यहाँ पे है, हमारी श्राइनें हैं, हमारा वो सब कुछ है। पहला फेज हो चुका है 25 को, दूसरा, फिर तीसरा और फिर रिजल्ट। कैसे देख रही हैं? आपकी सरकार बन रही है या किस तरह की तस्वीर एक आप देख? हमारी सरकार इंशाल्लाह बनेगी और इन भाजपा के बगैर तो सरकार यहाँ बन ही नहीं सकती है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे और जनता के बीच में एक विश्वास बढ़ाने की जो परिकल्पना कर रही है, ऐसे में अंद्राबी जी का कहना है कि इस सूबे में भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बन सकती। अमरेंद्र गुप्ता, थन्ना मंडी, राजौरी, जम्मू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जम्मू के बरनाई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का ही उठाया कदम है, जिससे एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान की व्यवस्था समाप्त हो गई। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना। इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सोनीपत और जिंद में चुनावी रैलियां की।
इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी विपक्षी दलों कांग्रेस, इनेलो और आप पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा में इस बार भाजपा की ही सरकार बनेगी और लोगों को अपना वोट खराब करने के बजाय भाजपा को देना चाहिए। कांग्रेस रही हो, चाहे इनेलो रही हो और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो, याद रखना बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना बटे तो कटे। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात और विकास की जो रफ्तार है नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए यह आवश्यक है। सिरसा में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता ने हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। टिकट न मिलने को लेकर पार्टी के कई नेता लगातार नाराजगी जता रहे हैं। इसी क्रम में अब हरियाणा कांग्रेस की नेता शारदा राठौर ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चमड़ी और दमड़ी के बल पर टिकट मिलता है। मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। वहीं पूरे मामले पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस में टिकट चमड़ी और दमड़ी के दाम पर दिया जाता है, मतलब कि चमड़ी सेक्सुअल फेवर और दमड़ी पैसों के एवज में। ये पहली बार ऐसे आरोप नहीं लग रहे। कास्टिंग काउच के पहले भी आरोप लग चुके कांग्रेस पे, पर जब ऐसे आरोप लगते हैं तो कार्रवाई करने के बदले उन लोगों पर जो ये कर रहे हैं, महिलाओं पर ही प्रताड़ना की जाती है। सिमी रोजबेल जॉन को निकाल दिया गया, अब शारदा राठौड़ को भी चुप करवा दिया जाएगा या बयान बदलवा दिया जाएगा। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से फिर एक बार विवाद जुड़ गया है। अयोध्या की नगर कोतवाली में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अयोध्या निवासी रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया है। सांसद पुत्र पर पीड़ित का अपहरण कर गाड़ी में मारपीट करने और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव, श्रीकांत राय और 10 से 15 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। अजीत प्रसाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सांसद जी के लड़के हैं और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वूलिंग का काम करते हैं। हमको बोले जो है मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तोड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से प्रभावित युवाओं के पुनर्वास और उनकी समाज की मुख्य धारा में वापसी के लिए लोन वर्राटू अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आज 4 नक्सली दंपतियों की घर वापसी कराई है। इस अभियान के तहत अब तक 197 इनामी सहित कुल 872 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा के समक्ष 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 2 जो है दंपति हुंगा तामो और आईती ताती, ये रीजनल कंपनी नंबर 2 सीआरसी कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं, जिनके ऊपर शासन द्वारा पूर्व से 8 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा जो देवे उर्फ विजय पंजाब है, जो उत्तर सब ब्यूरो राजनीतिक टीम के सदस्य हैं। इनका जो काम रहता है मुख्य राजनीतिक तौर पर जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको उनकी जो विचारधारा है माओवादी विचारधारा के टुवर्ड्स ट्रेनिंग देना और उनको ब्रेन वॉश करना, तो उसमें ये सक्रिय थे। कुल जो चारों के ऊपर शासन द्वारा जो घोषित इनाम टोटल 20 लाख रुपीज़ है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्वच्छता पखवाड़ा और भाजपा के सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। नौतनवा में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने पौधारोपण किया और लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने का संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते भाजपा की सदस्यता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरी है। पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और पूरे देश में सदस्यता का विकार चल रहा है। अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कई गांवों में, कई वार्ड में जाकर के मैं स्वयं सबसे निवेदन किया हूं, कुछ लोगों की सदस्यता खुद कराया हूं। और जो हम लोग का लक्ष्य है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड हमें तोड़ना है, क्योंकि पिछली बार 18 करोड़ से ज़्यादा संख्या में भाजपा की सदस्य थी, जो कि दुनिया में नंबर 1 पार्टी सदस्यता वाली थी। आज जो मोदी जी का प्रभाव है, जो मोदी जी का सम्मान है, उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे ज़्यादा भी सदस्य हम लोग बनाएंगे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत देश भर में इन दिनों जगह जगह स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक गैर सरकारी संस्था के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान दीवारों पर सुंदर और मनमोहक तस्वीरें बनाई गईं, दीवारों पर श्लोक लिखे गए। संस्था के संस्थापक डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी ने कहा कि लोगों को अपने आसपास महीने में कम से कम एक बार स्वच्छता अभियान अवश्य चलाना चाहिए। मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान शुरू किया, उससे हम लोगों को बहुत बल मिला। हम उसके कारण जो है हमें लोगों का सहयोग भी मिलना शुरू हुआ। हमारी आज बहुत 1000 से ऊपर वॉलंटियर्स की टीम है, जो कि हर सप्ताह कहीं ना कहीं जाकर अवेयरनेस करेगी या स्वच्छता अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया का रविवार को समापन हो गया। इस महाआयोजन में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। कार्यक्रम के दौरान एपिडा ने प्रोसेस्ड फूड, खाद्य पदार्थों के साथ ही मिलेट, जैविक उत्पादों के 150 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए। वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे आयोजनों से खाद्य निर्यात के क्षेत्र में भारत को मजबूती मिलेगी। वर्ल्ड फूड इंडिया में एपिडा ने करीब 150 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें कि तमाम उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही 800 से ज़्यादा जो है बायर्स जो है उनके साथ मीट यहाँ पर हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु जी हैं, जो कि एपिडा के सेक्रेटरी हैं। सर, किस तरीके से पूरा ये आपने यहाँ पर एपिडा ने पूरा परफॉर्म किया है, क्या आउटपुट निकला है? वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन पर हम लोगों ने ख़ास तौर पर यहाँ पर हॉल नंबर 3 में 200 एग्जिबिटर्स हमारे यहाँ पर, जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोसेस फूड है, मिलेट के प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, फ्रेश का है, उन सब के प्रोडक्ट को शोकेस किया है। हमारे एक्सपोर्टर्स वहाँ पर हैं। 800 हम लोगों ने भारतीय दूतावास के थ्रू जो 800 यहाँ पर बायर्स बुलाए हैं, उन बायर्स की एक जो बायर सेलर मीट उनकी ऑर्गेनाइज करवाई है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक्सपोर्टर्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जिनको फ़ायदा मिला है कि वो अपना प्रोडक्ट शोकेस कर पाए हैं यहाँ पर, और साथ में सीख भी पाए हैं कि जो बाकी जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, कैसे कैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा मंच बन गया है जो कि हमारे भारतीय उत्पादों को देश दुनिया में ले जाने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और साथ ही मिलेट और उससे बने जो उत्पाद हैं उनको खास तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, और ऐसे उत्पाद जो कि हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं, लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, ऐसे उत्पादों का खास तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और ये एपिडा की उपलब्धि ही है कि 800 से ज़्यादा जो है बायर्स हैं वो शामिल हुए। साथ ही 150 से ज़्यादा जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए, जहाँ पर विभिन्न तरह के उत्पादों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत ने सूखे की मार झेल रहे अफ्रीकी राष्ट्र नामीबिया को मानवीय सहायता के रूप में खाद्य सामग्री की दूसरी खेप के तौर पर 1000 मीट्रिक टन मक्का भेजा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत एक विश्वसनीय मित्र के रूप में नामीबिया के लोगों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खाद्यान्न सहायता प्रदान कर रहा है। नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ये पहला मौका है जब श्रीलंका में कोई वामपंथी नेता राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। अनुरा ने 3 नामी उम्मीदवारों नमल राजपक्षे,
साजिद प्रेमदासा और रानिल विक्रमसिंघे को इस चुनाव में मात दी है। जनता विमुक्ति पेरामुना JVP पार्टी के नेता दिसानायके इस चुनाव में नेशनल पीपुल्स पावर NPP गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बने थे। भारत ने शतरंज में इतिहास रचते हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत ने ओपन वर्ग और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये पहला मौका है जब भारत ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत के D गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीतने में सफलता पाई। भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचते हुए 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। ओपन वर्ग में 11वें दौर में भारत का मुकाबला स्लोवेनिया से था। भारत को स्वर्ण पदक जीतने के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ की जरूरत थी। सबसे पहले भारत के अर्जुन एरिगेसी ने अपना मुकाबला जीता। इसके बाद D गुकेश ने भी स्लोवेनिया के व्लादिमीर फेदोसीव को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने मैच में 2-0 की बढ़त बना ली और भारत का स्वर्ण पदक जीतना तय हो गया। इसके बाद भारत के R प्रगन्नानंदा ने भी जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। विदित गुजराती का मैच ड्रॉ रहा और भारत ने 0.5 के मुकाबले 3.5 अंक से ये मैच अपने नाम किया। भारत ने शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। चेन्नई में आयोजित पिछले संस्करण में भारत ने कांस्य पदक जीता था। भारत के युवा खिलाड़ियों पर नजर डालें तो D गुकेश की उम्र 18 साल, R प्रगन्नानंदा की उम्र 19 साल और अर्जुन एरिगेसी की उम्र 21 साल है। इन युवा खिलाड़ियों के दम पर ही भारत ने पहली बार ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वहीं भारत ने महिला वर्ग में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने 11वें दौर में अजरबैजान को हराया। वहीं अमेरिका और कजाकिस्तान का मैच ड्रॉ रहा, जिसके साथ भारत का स्वर्ण पदक जीतना तय हो गया। अजरबैजान के खिलाफ मैच में भारत की तरफ से D हरिका, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने अपने अपने मुकाबले जीते। वहीं R वैशाली का मैच ड्रॉ रहा। भारत की महिला टीम में भी काफी युवा खिलाड़ी हैं। दिव्या देशमुख की उम्र 18 साल, वंतिका अग्रवाल की उम्र 21 साल और R वैशाली की उम्र 23 साल है। इस संस्करण से पहले भारत ने शतरंज ओलंपियाड में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। वहीं इस बार भारत ने अपने युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर ओपन वर्ग और महिला वर्ग दोनों में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई है और इतिहास रचा है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी को शतरंज खिलाड़ियों पर गर्व है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है। रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर। आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। पूरे देश को, हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्स पर बहुत गर्व है। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।